गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आवर चैप्टर इज द टाइगर किंग और हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब बस क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना है। सो ओपन योर बुक एट पेज नंबर 8 और हमने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लिए थे। पहले वाला था हु वॉज द टाइगर किंग, वाई डिड ही गेट दैट नेम, ये क्वेश्चन हो चुका था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट मिरेकल हैपेंड व्हेन द टाइगर किंग वॉज जस्ट एन इन्फेंट, जब टाइगर किंग एक इन्फेंट था, 10 दिन का बालक था, तो क्या चमत्कार हुआ था, ये भी हमने कर लिया। थर्ड क्वेश्चन है हाउ वॉज प्रिंस जंग बहादुर ब्रॉट अप, क्राउन प्रिंस जंग बहादुर की परवरिश कैसे हुई, उसे पाल पोस कर कैसे बड़ा किया। वो इंग्लिश फिल्म देखा करता था, इंग्लिश गाय का दूध पिया करता था, इस तरह की बात इसमें बतानी है। इंग्लिश दाई माँ ने उसे पाल पोस के बड़ा किया। चौथे क्वेश्चन से हमें डिस्कस करना है यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, व्हाट डिड दिस ओल्ड सेइंग मीन टू द टाइगर किंग। टाइगर किंग के लिए ये पुरानी कहावत कि जब सवाल आत्मरक्षा पर आए तो तुम एक गाय तक की भी हत्या कर सकते हो, तो महाराजा के लिए ये कहावत क्या मायने रखती थी, उसने क्या इस बात से कंक्लूजन निकाला, निष्कर्ष निकाला। महाराजा ने सोचा इस पुरानी कहावत के बारे में कि जब सवाल एक इंसान के सर्वाइवल का हो, उसकी आत्मरक्षा का हो, तो वो गाय तक की भी हत्या कर सकता है, तो क्या हम टाइगर्स की हत्या नहीं कर सकते जो कि एक सैवेज एनिमल, एक जंगली जानवर है। तो वो ये परिणाम वो इस निष्कर्ष तक पहुंचता है कि मारे जा सकते हैं अगर आवश्यकता हो तो। हाउ डिड द टाइगर किंग फील व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, टाइगर किंग ने जब अपना पहला टाइगर मारा, अपना पहले बाघ का शिकार किया, तो उसे कैसा फील हुआ। वाई डिड ही सेंड फॉर द रॉयल एस्ट्रोलॉजर, और उसने रॉयल चीफ एस्ट्रोलॉजर को क्यों बुलवाया। फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन द टाइगर किंग किल्ड his first tiger, hunted his first tiger, he was overjoyed, वो बहुत खुश हुआ, उसे बड़ी खुशी हुई। and instantly he sent for the chief astrologer, और तुरंत उसने चीफ एस्ट्रोलॉजर को बुलाया and showed him the dead beast, कि ये देखो मैंने तो टाइगर को मार दिया। this way he wanted to prove that person, that astrologer, कि मैंने तो आपकी भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया। तो उसने कहा नहीं महाराज, अभी आपको 99 बाघ और मारने हैं। Why was tiger hunting banned in प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के अंदर टाइगर हंटिंग के ऊपर बैन क्यों लगा दिया गया। ध्यान से सुनो, महाराजा को 100 बाघ मारने थे, 100 टाइगर्स का हंट करना था, एंड दिस वॉज सेड बाय द रॉयल चीफ एस्ट्रोलॉजर। महाराजा को एज ए सजेशन ये कहा गया कि आपको 100 बाघ मारने हैं, अभी आपने एक मारा है, 99 और मारो। तो इतनी बड़ी तादाद में जो उनको बाघों का शिकार करना है, तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब उनके राज्य में और लोग, और शिकारी और लोग बाघों के शिकार को रोक दें। और ऐसा कब होगा, जब शाही आदेश लोगों तक पहुंचाया जाए कि टाइगर हंटिंग पूरी तरह प्रोहिबिटेड है, किसी और पर्सन के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ महाराजा करेंगे। सेवंथ क्वेश्चन है व्हाट स्टेप्स डिड द किंग टेक टू कंप्लीट हिज मिशन, अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए महाराजा ने क्या स्टेप लिया। तो आप इसमें बता सकते हो 2 बातें हैं। पहली बात तो यही वाली जो मैंने अभी आपको बताई इनिशियली, महाराजा बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनी अदर पर्सन इन हिज स्टेट, ओके, कि कोई और पर्सन मतलब टाइगर्स को नहीं मार सकता है, बाघों का शिकार नहीं कर सकता है। इवन ही मेड दिस डिक्लेरेशन एंड अनाउंसमेंट इन द होल स्टेट ऑफ प्रतिबंधपुरम कि इवन मारना तो दूर, अगर किसी ने किसी बाघ के ऊपर एक कंकर भी मारा, पत्थर भी मारा, तो उस पर्सन की सारी जो भी संपत्ति है, असेट्स है, प्रॉपर्टी है, उसे कन्फिस्केट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। तो इस तरह का उसने ऐलान करवा दिया ताकि लोगों में एक डर हो, एक दहशत हो कि हाँ बाघों के शिकार की तो सोचनी भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी अ गर्ल ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन वाले राज्य की राजकुमारी से वहां की शाही परिवार की किसी लड़की से शादी करने का डिसीजन महाराजा ने क्यों लिया। तो आपको पता होगा कि इन अ पीरियड ऑफ 10 years महाराजा हैड सक्सेसफुली हंटेड 70 टाइगर्स, उन्होंने
कितने बाघ मार दिए थे? 70 बाघ मार दिए थे और 10 बाघों का शिकार अभी और किया जाना बाकी था। लेकिन उनके राज्य में तो बाघ खत्म हो चुके थे, अभी और बाघों का शिकार करना है। तो इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि किसी शाही परिवार की किसी शाही परिवार की लड़की से शादी कर लूंगा जिनके राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन हो। अब है सी का फर्स्ट, हाउ डिड द प्रिडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर अबाउट द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम कम ट्रू। तो ये पूरी की पूरी चैप्टर की समरी है कि जो वो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने जो भविष्यवाणी की थी महाराजा की डेथ के बारे में कि टाइगर से होगी, वो किस तरह सच साबित हुई। तो आपको शॉर्ट में बताना है इस पूरे चैप्टर की समरी को कि किस तरह जब वो 10 दिन के थे तो रॉयल चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि इस बालक का जो जन्म हुआ है वो बुल आर में हुआ है, यानी वृषभ नक्षत्र में हुआ है। आगे जाकर इस बच्चे की मौत का कारण कौन होगा? अ टाइगर विल बी द कॉज ऑफ हिज डेथ। तो जब वो बालक बड़ा हुआ तो आगे जाकर के जब उसे पता चला इस बारे में तो उसने बाघ का शिकार किया, रॉयल चीफ एस्ट्रोलॉजर को बुलाया, उसने कहा अभी आपको 99 बाघ और मारने। तब से बाघों को मारने का सिलसिला महाराजा ने शुरू किया और उन्होंने 99 बाघ इस तरह मार डाले। जब उन्होंने 100वां बाघ मारा तो उनकी गोली का निशाना चूक गया, वो बाघ बच गया लेकिन वो बेहोश हो गया था। महाराजा ने सोचा दैट आई हैव किल्ड द 100th टाइगर ऑल्सो, नाउ आई एम फ्री, नाउ दैट प्रिडिक्शन हैज बीन प्रूव्ड रॉन्ग। उन्होंने ये सोचा और वो खुशी से चले गए। और उस टाइगर को एक्चुअली मारा किसने? एक दूसरे हंटर ने मारा, एक दूसरे शिकारी ने मारा, ठीक है। लेकिन बाद में वो 100वां बाघ जिससे सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत थी महाराजा को, वो एक वुडन टॉय टाइगर के रूप में महाराजा के सामने आया और उसकी एक फांस, एक टाइनी, एक बहुत छोटी सी स्लीवर महाराजा के हाथ में चुभ गई जिससे उनके राइट हैंड में इन्फेक्शन हो गया और उसके बाद ऑपरेशन करने के दौरान उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह हम कह सकते हैं दैट द 100th टाइगर इन द फॉर्म ऑफ ए वुडन टॉय टाइगर टुक रिवेंज अपॉन द महाराजा एंड किल्ड हिम। हाउ डिड द सेकेंड क्वेश्चन, सी का सेकेंड क्वेश्चन, how did the tiger king come in the danger of losing his throne and how did he save his kingdom। महाराजा के ऊपर एक बार संकट गहराया था उनके राज्य पर कि वो अपना राज्य गवा देंगे। वो कैसे हुआ, कब हुआ और महाराजा ने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया, ये आपको बताना है। तो आपको वही वाली बात बतानी है जो दुराय अधिकारी से रिलेटेड है। एक बार एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर महाराजा के राज्य में आया, प्रतिबंधपुरम राज्य में आया और वो जो अधिकारी था ब्रिटिश ऑफिसर, वो बड़ा शौकीन हुआ करता था बाघों के शिकार का और इससे भी ज्यादा शौकीन हुआ करता था उन मरे हुए बाघों के साथ फोटो खिंचवाने का। तो उसने महाराजा के सामने ये रिक्वेस्ट रखी लेकिन महाराजा ने साफ इनकार कर दिया कि किसी और जानवर के शिकार की व्यवस्था करवा देंगे, बट इफ यू आर थिंकिंग अबाउट हंटिंग द टाइगर्स इन आवर स्टेट देन इट इज इम्पॉसिबल। तो बस फिर महाराजा के राज्य पे खतरा मंडराने लगा, उन्हें डर लगने लगा कि कहीं मैं अपनी सत्ता ना गवा दूं। तो महाराजा ने कई बार अपने दीवान के साथ बातचीत की इस बारे में और फिर उसके बाद अल्टीमेटली उन्होंने डिसीजन लिया और मद्रास की एक बहुत ही फेमस, एक बहुत ही बड़ी ब्रिटिश जूलर कंपनी को एक मेल भेजा और टेलीग्राम भेजा और उस टेलीग्राम में उनसे कहा कि 50 रिंग्स भिजवा दो, बहुत एक्सपेंसिव डायमंड के बढ़िया बढ़िया डिजाइन्स वाली। तो लगभग 50 अंगूठियां महाराजा के पास आई। वो सारी की सारी अंगूठियां महाराजा ने दुराय की पत्नी को भेज दी, दुरायसनी को, ये सोचते हुए कि 1 या 2 अंगूठी रख लेगी वापस भिजवा देगी, 48-49 अंगूठियां लगभग। लेकिन उस औरत ने सारी की सारी अंगूठियां रख ली, वो सारी की सारी अंगूठियां कब्जा करके बैठ गई और उसने लिखा कि थैंक यू वेरी मच महाराजा फॉर योर ऑल प्रेजेंट्स। महाराजा को हालांकि बहुत बड़ा झटका लगा, उन्हें 3 लाख रुपए का खामे खा बिल चुकाना पड़ा उस कंपनी को जहां से उन्होंने ये ज्वेलरी खरीदी थी। लेकिन महाराजा अब सिक्योर थे कि उन्होंने अपना राज्य बचा लिया, वो पूरी तरह आश्वस्त थे कि मैं अब सुरक्षित हूं, मेरा राज्य सुरक्षित है। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ वॉज द 100th टाइगर फाउंड एंड किल्ड। वो जो 100वां बाघ था वो कैसे मिला और कैसे मरा। तो आपको वो यही बात बतानी है कि महाराजा को जब 100वां बाघ नहीं मिल रहा था वो बहुत परेशान थे, तो उसने अपने दीवान से कहा कि इस गांव का लैंड टैक्स डबल कर दिया जाए। तो गुस्से गुस्से में महाराजा ने ये बात कह दी। तो हालांकि दीवान ने समझाया कि दिस इज नॉट पॉसिबल एंड द पीपल ऑफ दिस विलेज विल रिवॉल्ट, वो रिवॉल्ट करेंगे, रिवॉल्यूशन करेंगे, बगावत करने लग जाएंगे, रेबल करेंगे। तो
ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमारा भी जो राज्य है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का शिकार बन जाएगा, ठीक है, हम अपनी सत्ता, आप अपनी सत्ता गवा देंगे। तो वो कहता है नहीं, अगर ऐसा हो जाता है तो तुम अपनी नौकरी छोड़ देना, बट जो कहा गया है उसका पालन किया जाए। तो वो जब अपने घर गया दीवान, तो उसने सोचा कि अगर महाराजा को जल्दी ही 100वां बाग नहीं मिला तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। तब जब वो घर पहुंचा तो उसकी जान में जान आई। उसने क्या देखा कि उसके घर में एक बूढ़ा बाघ है, एक बूढ़ा बाघ उसके घर में मौजूद है, जिसे वो कहाँ से लेके आया था, मद्रास के पीपल्स पार्क से। और वो बहुत बूढ़ा बाघ है, किसी भी तरीके से वो किसी के लिए खतरा नहीं था। तो आधी रात को जब पूरा का पूरा कस्बा शांति से सो रहा था दीवान का, तो दीवान और दीवान की वाइफ दोनों के दोनों उस टाइगर को घर से घसीट के लाते हैं, कार में उसको ठूंस देते हैं। और उसके बाद दीवान खुद उस टाइगर को लेके उसी जंगल में जाता है जहां महाराजा डेरा डाल के बैठे हुए थे। ही हैड अ कैंप देयर, महाराजा का वहाँ पे कैंप था और वो अपने कुछ शिकारी लोगों के साथ वहाँ पे रह रहे थे। तो बस अगले दिन महाराजा की मौजूदगी में वही टाइगर जो इधर उधर घूम रहा था, महाराजा ने उसे देखा, उन्हें बड़ी खुशी हुई, बड़ी सावधानी से निशाना लगाया और जब वो ढेर हो गया तो वहाँ से चले गए, आदेश देकर के बाद में इस 100वें बाग को बहुत बढ़िया जुलूस के साथ, बैंड बाजे के साथ इसे कैपिटल में लाओ और फिर इसका मकबरा बनाएंगे। इतना कह के महाराजा चले गए। तो जब महाराजा चले गए तो बाकी के जो हंटर्स थे उसको ले जाने के लिए जब उसके पास आए तो उन्होंने क्या देखा, द टाइगर वॉज नॉट डेड, ही वॉज स्टिल अलाइव। एंड दे डिसाइडेड कि अगर महाराजा तक ही बात पहुंची कि उनका निशाना चूक गया, वो महाराजा जो इतने लंबे अर्जे से शिकार करते आ रहे हैं, इस बार उनकी गोली का निशाना चूक गया तो नाराज हो सकते हैं, हम अपनी नौकरियां गंवा सकते हैं। तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि हम में से एक इसे मार दे और महाराजा यथावत भ्रम में बने रहें। तो उनमें से एक हंटर ने टाइगर पे 1 फुट की दूरी से निशाना लगाया, बिना गोली का निशाना चूके वो टाइगर इस बार मारा गया। बस उसके बाद उसे ले जा करके वहीं धूमधाम से ले जाया गया, गाड़ दिया गया। और फिर क्या हुआ, हाँ बस ये यहाँ तक ही है, कैसे मिला था और कैसे वो मारा गया 100वां बाग। तो थर्ड क्वेश्चन इज कंप्लीट। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट वाज द र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम राज्य के अंदर फैली हुई अफवाह कौन सी है। तो वो स्टार्टिंग वाली जो बात है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में चैप्टर की बताई थी वही बतानी है कि प्रतिबंधपुरम राज्य में फैली हुई अफवाह ये है कि जब वहाँ के राजकुमार जंग बहादुर का जब जन्म हुआ और वो मात्र 10 दिन के थे तो रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स वहाँ पे आए थे। अ ग्रुप ऑफ रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स केम टू द पैलेस टू प्रिडिक्ट अबाउट द न्यूली बॉर्न बेबी। उस बच्चे के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए वो आए थे। तो उस समय वो बालक बोला, जब चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि इस बालक की मृत्यु का कारण एक बाघ होगा क्योंकि इसने बुल आर में जन्म लिया है। तो उस समय सबके लिए ये बहुत आश्चर्य की बात थी कि वो 10 दिन का बालक बोला। वो बोला कि इस संसार में जो भी जन्म लेते हैं वो मरते हैं, आप लॉजिक बताओ। इस तरह की बात आपको स्टार्टिंग वाली यहाँ लिख देनी है। So now the chapter is complete. Now we will read the second chapter, the portrait of a lady. The portrait means होता है चित्र, of a lady, यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर जो लेखक है उसकी ग्रैंडमदर के बारे में है। लेखक का नाम है खुशवंत सिंह। तो खुशवंत सिंह जो राइटर है वो इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ अपनी दादी माँ के बारे में बताएंगे कि कैसे दादी माँ और उसके बीच में बहुत लगाव हुआ करता था, दादी माँ ने उसकी कैसे परवरिश की है, कितना डीप अटैचमेंट हुआ करता था दादी और पोते के बीच में। तो ये पूरा चैप्टर उसने अपनी दादी को डिवोट करते हुए लिखा है। माई ग्रैंडमदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंडमदर वॉज एन ओल्ड वुमन। यहाँ पे लेखक खुशवंत सिंह है और वो ये कह रहा है कि मेरी दादी माँ किसी भी शख्स की दादी माँ की तरह एक बहुत ही ज्यादा वृद्ध, बहुत बूढ़ी महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. पिछले 20 वर्षों से, जब से मैंने होश संभाला है तब से लेकर इन 20 सालों में, मैं 20 साल का हो गया और इन 20 वर्षों में मैं अपनी दादी माँ को यथावत देखते आ रहा हूँ। यानी कि जैसा जब मैंने बिल्कुल छोटा सा था, होश संभाला, देखना शुरू किया, समझना शुरू किया, तब से लेके आज तक वो यथावत है, उनमें कोई चेंजेस नहीं आए। वही झुर्रीदार चेहरा, वही झुकी हुई कमर, वही बुढ़ापे का लुक, सब कुछ वैसा ही। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोग बाग अक्सर उनके बारे में कहा करते थे कि एक समय ऐसा था जब वो भी बहुत जवान थी, खूबसूरत थी,
अट्रैक्टिव लगा करती थी और उसकी मतलब नैरेटर के दादाजी भी थे, ठीक है ना, मतलब दादी माँ के हस्बैंड भी थे। लेकिन नैरेटर को इस बात पे यकीन ही नहीं होता कि वो भी कभी जवान रही होंगी, खूबसूरत रही होंगी, क्योंकि उसने जब से होश संभाला है वो तो उन्हें उसी रूप में देखता आ रहा है। तो दिमाग में सिर्फ वही छवि उसके कैप्चर हो चुकी है दादी माँ के बारे में। वो कभी नहीं सोच सकता कि मेरी दादी माँ इस तरह से यंग और अट्रैक्टिव लगा करती होंगी, आजकल की लड़कियों को देखते हुए कि ऐसी लगती होंगी। नहीं, वो सोच नहीं सकता, बिकॉज द इमेज इज लाइक द वन as he is watching, he is seeing his grandmother for the past 20 years, but that was hard to believe। हाँ, तो नैरेटर क्या कहना चाह रहा है कि मेरी दादी माँ किसी भी और शख्स की दादी माँ की तरह बिल्कुल वृद्ध महिला थी, और वो हमेशा से इन 20 सालों से, जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं उन्हें देखता आ रहा हूँ, इन 20 वर्षों में वो हमेशा से वृद्ध, झुर्रीदार, झुकी कमर वाली इसी तरह रही हैं। लोग बाग उनके बारे में कहते थे कि एक समय था जब ये भी बहुत खूबसूरत जवान हुआ करती थी, लेकिन इन बातों पे मुझे यकीन नहीं होता। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेंटल पीस का मतलब होता है चिमनी प्लेस। चिमनी एवरीबडी नोज क्या होता है। तो हमारा जो ड्राइंग रूम है, हमारे ड्राइंग रूम में चिमनी प्लेस के ऊपर, वो चिमनी जो बनी होती है उसके ऊपर रखने का प्लेस होता है, उसके ऊपर मेरे दादाजी की फोटो टंग रही है ड्राइंग रूम में, चिमनी प्लेस के ऊपर। ही वॉर अ बिग टर्बन, और उस बड़ी सी तस्वीर के अंदर मैंने देखा कि मेरे दादाजी ने एक बहुत बड़ी सी पग बांधी हुई है, साफा बांध रखा है, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, ये सरदार हैं इसलिए पग बांध रखी है, और लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे, यानी कि कुर्ता पजामा, ठीक है, पग बांध रखी है और कुर्ता पजामा पहन रखा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है। और ये दादाजी का जो पोर्ट्रेट है, जो उनका चित्र है, वो कहाँ पे है, ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के जस्ट ऊपर। हिज लॉन्ग वाइट बेयर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और जो उनकी सफेद दाढ़ी है वो काफी बड़ी दाढ़ी है, काफी बड़ी हुई है, और वो लगभग उनकी चेस्ट के अधिकांश हिस्से को कवर किए हुए, यानी इतनी भयंकर बड़ी दाढ़ी है, घनी दाढ़ी है कि वो उनके चेस्ट के लगभग पूरे हिस्से को कवर किए हुए हैं। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और उस अगर चित्र को देखा जाए, उस पिक्चर को देखा जाए, तो उस पिक्चर को देखने से लगता है कि जबकि ये तस्वीर है, दादाजी अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, तो जबकि ये तस्वीर है, उस समय भी दादाजी लगभग 100 साल के तो जरूर होंगे। He did not look the sort of person who would have a wife or children। अगर आप दादाजी को देखें तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा उनको देखने से कि ये बीवी बच्चों वाले जैसे तो बिल्कुल नहीं लगते। ये तो लगते हैं जैसे इनके ढेर सारे पोते पोतियां, नवासे नवासियां हों, यानी बहुत बूढ़े। बीवी बच्चे वाले नहीं लगते हैं, यानी कि यंग टाइप के नहीं लगते हैं। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। उनको देखने से तो ऐसा लगता है, इतने बूढ़े लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे मानो इनके तो ढेर सारे पोते पोतियां, नवासे नवासियां होंगे। As for my grandmother being young and pretty, और जब मैं सोचता हूँ, जब लोग बागों के मुंह से सुनता हूँ और फिर सोचता हूँ कि मेरी दादी माँ किसी जमाने में हुआ करती होंगी यंग और प्रिटी, बहुत सुंदर सी, अट्रैक्टिव सी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। तो ये विचार मात्र ही मेरे अंदर खलबली पैदा करता है। मैं सोच कर के ही मतलब बहुत परेशान सा हो जाता हूँ, ऐसा कैसे होगा, मैंने तो कभी अपनी दादी को इस रूप में देखा ही नहीं है। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। दादी माँ अक्सर मुझे बताया करती थी, हम लोगों को सुनाया करती थी कि जब वो छोटी बच्ची थी तो वो फलाने फलाने गेम खेला करती थी बचपन में, जैसे सटापू वटापू, इस तरह के जो गेम होते हैं, ठीक है। तो दादी माँ बताया करती थी गेम्स के बारे में जो वो बचपन में खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part। उनके बारे में, उनके मुंह से इस तरह की बातें सुनना थोड़ा सा अनडिग्निफाइड लगता है, थोड़ा सा अटपटा सा, बेतुका सा लगता है। मतलब दादी माँ को जैसा मैं देखता आ रहा हूँ एक बूढ़ी वृद्ध महिला के रूप में, वैसी ही छवि मेरे दिमाग में घर कर चुकी है। मैं बस उन्हें उसी नज़रिए से देखता हूँ, उसी दृष्टिकोण से देखता हूँ। तो जब वो बताती है कि जब वो छोटी थी इस तरह से कंचे खेला करती थी, या जो भी सो एंड सो कोई भी गेम खेला करती थी, तो उनके मुंह से बातें सुनना थोड़ा अटपटा सा लगता है, विश्वास नहीं होता।
एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स, फेबल्स का मतलब कहानी किस्से, ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस, और हम उनके इन बातों को, उनके बचपन के इन किस्सों को ऐसे ट्रीट किया करते थे, इस तरह लिया करते थे जैसे वो एक कहानी किस्से ही हों, जिस तरह की कहानी किस्से वो हमें सुनाया करती थी, संतों के बारे में, ऋषियों के बारे में, मुनियों के बारे में, ठीक है ना। तो इनके किस्सों की तरह ही हम उन्हें माना करते थे, कहानी किस्से ही समझा करते थे, हम कभी भी उन्हें वास्तविक बातें नहीं मानते थे। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, जो मेरी दादी जी थी वो हमेशा से छोटी सी, मोटी सी और थोड़ी सी झुकी हुई दिखाई देती थी, हमेशा से ऐसे ही रूप में मैं उन्हें देखता आया हूँ। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, क्रिस क्रॉस का मतलब होता है, क्रिस क्रॉस मीन्स आड़े तिरछे, रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उनके पूरे चेहरे पर, उनके पूरे फेस पर इधर से उधर चारों तरफ आड़ी तिरछी झुर्रियां ही झुर्रियां दिखाई देती थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, और हमें पूरा यकीन था कि दादी जी हमेशा से ऐसे ही रूप में रही होंगी जिस रूप में हम उन्हें देखते आ रहे हैं, जिस रूप में हम उन्हें जानते हैं। यानी कभी भी यंग और प्रिटी होना हमें मंजूर नहीं लगता, मतलब दिमाग में बात कभी भी हमारे बैठ ही नहीं सकती कि ये कभी किसी जमाने में यंग और प्रिटी होंगी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इतनी बूढ़ी थी वो कि इससे ज्यादा और बूढ़ी वो हो ही नहीं सकती थी, चरम सीमा। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और पिछले 20 सालों से, जब से मैंने होश संभाला है, जब से दादी को देखता आ रहा हूं, इन 20 वर्षों में उनमें रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं आया है, वो उसी एज में आकर ठहर गई हैं, ऐसा लगता है मानो। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, मेरी दादी माँ कभी भी खूबसूरत नहीं हो सकती थी, उस टाइप की खूबसूरत जैसे यंग, अट्रैक्टिव, चार्मिंग लेडी, ऐसा मैं कभी सोच ही नहीं सकता दादी के बारे में। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, बट मेरी दादी तो मेरे लिए हमेशा बहुत खूबसूरत थी, जैसी वो अब दिखती हैं वो मुझे उसी रूप में बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी लगती हैं। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her vest to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. Telling means होता है जपना, और रोजरी का मतलब होता है माला, माला जपते हैं ना, तो टेलिंग मीन्स जपना इस तरह से, और बीड्स यानी कि मोती, और रोजरी मीन्स होता है माला, फूलों वाली माला नहीं, उसे तो गार्लैंड कहते हैं, जो मनकों वाली माला होती है जिसमें मनके होते हैं, जिसे जपते हैं बूढ़े बुजुर्ग लोग बाग ईश्वर का नाम लेते वक्त, उसे क्या बोलते हैं, रोजरी। तो अपनी दादी माँ के बारे में बता रहा है कि मेरी दादी माँ तो मुझे जिस रूप में हैं उसी रूप में बड़ी खूबसूरत लगती हैं, और वो पूरे घर के अंदर इधर से उधर लंगड़ाते हुए घूमती रहती थी। थोड़ा सा बॉडीली स्ट्रक्चर जो होता है वो बुढ़ापे में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो वो थोड़ी झुक गई थी, थोड़ी सी लड़खड़ा के चलती थी, ठीक है ना। और वो सफ़ेद कलर की पोशाक पहना करती थी, सफ़ेद कलर के कपड़े पहना करती थी, ठीक है, सूट सलवार सफ़ेद कलर के पहनती थी, और एक हाथ उनका कमर पे रहता था बैलेंस के लिए, और दूसरे हाथ में उनकी माला होती थी जिसके मोतियों को वो हमेशा जपती रहती थी और कुछ बुदबुदाती रहती थी, ईश्वर का नाम लेती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स, लॉक्स का मतलब होता है यानी कि लट, जो उनकी सिल्वर जैसे सफ़ेद बालों की जो लट हुआ करती थी, वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस, उनके पीले झुर्रीदार चेहरे के ऊपर हर तरफ उनके बिखरे हुए बालों की सफ़ेद लट हुआ करती थी, और वो सफ़ेद बाल चांदी जैसे सफ़ेद होते थे, और बाल ऐसे इस तरह लट बिखरी रहती थी चेहरे पर। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन एन ऑडिबल प्रेयर, और हमेशा उनके होठ जो हैं वो ऐसे हिलते रहते थे, और वो अपनी इनऑडिबल वॉइस में, इनऑडिबल मतलब दूसरा पर्सन ना सुन सके, ऐसी आवाज़ में वो हमेशा प्रेयर गुनगुनाती रहती थी, ईश्वर का नाम जपती रहती थी। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, लेखक कह रहे हैं हाँ वो बहुत खूबसूरत थी, पर खूबसूरत उसी रूप में जिस रूप में मैं उन्हें देखता आ रहा हूँ, जिस रूप में मैं उन्हें जानता हूँ, यानी कि एक वृद्ध महिला के रूप में। मैं कभी नहीं सोच सकता कि वो कभी इतनी यंग और प्रिटी हुआ करती होंगी जिस तरह आजकल की जो नवयुवतियाँ दिखाई देती हैं। She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity. Serenity का मतलब सुकून,
शांति, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। यहाँ पे जो लेखक है खुशवंत सिंह, वो अपनी दादी का कंपैरिजन किससे कर रहा है? विंटर के पीरियड में, यानी कि सर्दी के मौसम में जो पर्वतीय इलाकों का जो नज़ारा होता है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, कोई जीवन का नामो निशान नहीं, एकदम शांति और सुकून का एटमॉस्फेयर, और सफ़ेद रंग तो खुद ही अपने आप में शांति का प्रतीक होता है। तो उसकी दादी माँ भी सफ़ेद कपड़े पहना करती थी, चुप रहती थी, किसी से फालतू बकवास नहीं करना, ईश्वर का नाम लेते रहना, माला के मोतियों को जपते रहना, ठीक है। तो इसलिए उसने जो कंपैरिजन किया है अपनी दादी का विंटर के मौसम में पर्वतीय इलाकों के लैंडस्केप से, लैंडस्केप का मतलब भूभाग, जो चारों तरफ किससे ढका हुआ होता है? बर्फ से। तो वहाँ आपको जैसे कोई मतलब हलचल ही नहीं दिखाई देगी, कोई भगदड़, कोई शोर शराबा, कुछ नहीं, एकदम सुकून। तो ऐसी ही कुछ सुकून, शांति मुझे लेखक कहता है दादी में दिखाई देती थी। तो बहुत ब्यूटीफुली उसने कंपैरिजन किया अपनी दादी का यहाँ। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। लेखक कहता है कि मैं और मेरी दादी माँ मेरे बचपन में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जब वो छोटा बच्चा था तो उसके बीच में और दादी के बीच में देयर यूज्ड टू बी अ बॉन्ड ऑफ गुड फ्रेंडशिप। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। जब मेरे मम्मी और पापा, लेखक कह रहा है, खुशवंत सिंह कह रहा है कि जब मेरे मम्मी और पापा गांव छोड़कर शहर चले गए, वहाँ पे बसने के लिए, जॉब वॉब के लिए, मकान बनाने के लिए, जिस भी पर्पज से, तो जब मेरे मम्मी पापा शहर चले गए वहाँ बसने के लिए, तो वो मुझे पीछे किसके पास छोड़ गए? गांव में मेरी दादी माँ के पास। और तब से हम दोनों साथ ही हैं। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। मेरी दादी माँ उस समय, जब मैं गाँव में दादी माँ के पास रहता था, छोटा बच्चा था, तो वो मुझे रोज सुबह जगाती, नहलाती धुलाती, स्कूल के लिए तैयार करती, ठीक है, रोज स्कूल के लिए तैयार करती। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस मीन्स बोरिंग सिंग सॉन्ग वाइल शी बेथ्ड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। जब मेरी दादी माँ सुबह मुझे नहला रही होती थी, कपड़े पहना रही होती थी, तो उस ड्यूरेशन में मेरी दादी माँ बड़ी ही बोरिंग स्टाइल में अपने भजन को गुनगुनाया करती थी, इस उम्मीद में, ये सोचते हुए कि मैं भी धीरे धीरे सुनते हुए वो याद हो जा, मतलब याद कर लूँगा, मुझे भी वो धीरे धीरे सुनते सुनते वो शब्द, वो भी जो भजन गाती हैं वो याद हो जाएंगे। इस उम्मीद में वो गुनगुनाया करती थी कि बच्चा भी सीख जाए और इसे भी याद हो जाए। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। मैं सुना करता था दादी माँ के उन भजनों को जो वो बड़ी बोरिंग सी स्टाइल में गुनगुनाया करती थी, गाया करती थी, मैं सुना करता था, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं उन्हें याद करूं, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे उनकी आवाज बड़ी ही मीठी, बड़ी ही प्यारी लगती थी। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक। और उसके बाद मेरी दादी माँ मेरे लिए मेरी वुडन स्लेट ला के देती, लकड़ी की जो स्लेट होती है जो छोटे बच्चों को चाहिए होती है लिखने करने के लिए, वो ला करके मेरी दादी माँ मुझे देती, जिसे वो ऑलरेडी धो धाकर और पीली मिट्टी से पोत कर, प्लास्टर करके रखती थी, तैयार करके रखती थी, क्योंकि अगले दिन भी बच्चे को यूज़ करना है। और जब यूज़ करके आ जाता वो घर, तो वो उसे वापस से साफ करके धो धा के पीली मिट्टी से पोत कर तैयार करके रखती थी। तो वो जब उसे नहला धुला कर तैयार कर देती, उसके कपड़े वपड़े उसको पहना देती, यूनिफॉर्म, तो उसके बाद उसे वो स्लेट लाकर दे देती। और टाइनी अर्थन इंक पॉट, और इसके साथ साथ मुझे एक छोटा सा मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट लाकर देती, शाई की दवात लाकर देती, एंड अ रेड पेन, और एक लाल कलम लाके दे देती। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, और इन तीनों चीज़ों को एक बंडल मतलब बांध करके एक थैले में किसी भी चीज़ में मुझे दे देती। क्या क्या चीज़ें, दोबारा ध्यान से सुनो। पहली बात तो मैंने आपको ये बताई कि उसकी दादी माँ रोज़ सुबह उसे जगाती, नहलाती, तैयार करती, कपड़े वपड़े पहनाती, और उस ड्यूरेशन में जब उसे इस तरह स्कूल के लिए तैयार कर रही होती थी तो बड़ी ही बोरिंग सी स्टाइल में, लेकिन थोड़ी तेज आवाज़ में अपने भजनों को गुनगुनाया करती थी, इस उम्मीद में कि वो बच्चा सुने और उसे भी वो भजन याद हो जाए। लेखक बड़े ध्यान से अपनी दादी माँ को सुना करता था, इसलिए नहीं कि वो भजन याद करेगा, नहीं, इसलिए क्योंकि उसे अपनी दादी माँ की आवाज़ बहुत मीठी, बहुत प्यारी लगती थी।
ठीक है। और उसके बाद जब वो तैयार हो जाता है स्कूल के लिए तो उसकी दादी माँ उसे लकड़ी की स्लेट ला के देती, जिसे वो पहले से ही तैयार करके रखती थी। इसके साथ साथ वो उसे पेन ला के देती, अर्थन इंक पॉट ला के देती, और इन तीनों चीज़ों को एक बंडल में बांधकर उसे थमा देती। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टील चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। फिर उसके बाद टाइम आता ब्रेकफास्ट करने का। तो ब्रेकफास्ट में उसकी दादी माँ उसे रोज सुबह क्या दिया करती थी? एक बासी मोटी चपाती जिसके ऊपर थोड़ा सा बटर और चीनी डालकर वो उसे रोल बना कर देती थी कि ये खा ले। वो उसे खा लेता और उसके बाद फिर वो साथ साथ उसे स्कूल लेकर जाती। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। और जब वो अपने पोते को स्कूल छोड़ने जाती, अपने साथ स्कूल लेकर जाती, तो चलते वक्त वो कुछ बासी चपातियाँ अपने साथ और ले जाती थी गांव में जो आवारा कुत्ते हैं उन्हें खिलाने के लिए। तो यहाँ पता चलता है कि दादी माँ, अब तक जो भी हमने पढ़ा है उससे बात तो साफ होती है कि दादी माँ एक शांत लेडी थी। पहली बात तो ना किसी से फालतू बोलना, ना किसी के बारे में कुछ गलत बोलना। दूसरी बात आपको मैंने बताई कि वो अपने पोते में बहुत अटैचमेंट रखती थी, मतलब तैयार करना, सब कुछ करना बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। ठीक है। फिर तीसरी बात मैंने आपको बताई कि वो थोड़ी सी मतलब एक डिवोशनल टाइप की लेडी थी, ईश्वर में आस्था बहुत ज़्यादा थी, भजन गुनगुनाना हमेशा, और थोड़ी सी रहमदिल औरत भी थी क्योंकि वो कुत्तों के बारे में भी सोचा करती थी, आवारा जो उनके लिए रोटी वोटी लेके जाया करती थी। तो इन बातों से पता लगता है शी वॉज अ वेरी गुड लेडी। सो बेटा दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। हैव अ गुड डे।